नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube क्लास पर। रेडी हो जाइए। आज हम बिहार एसएससी सीजीएल टेस्ट नंबर 1 का देखने वाले, जो आपका खान सर के द्वारा कराया जा रहा है। चलिए, इधर उधर ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं भैया, सीधा चलते प्रश्न नंबर 1 पर। अरे वीडियो थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड रुकिए। पहला नंबर प्रश्न है, 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच औपचारिक सीमा समझौते ने स्थापित की। बताइए क्या स्थापित की, तो स्थापित यह किया था आपका अमृतसर। क्या अमृतसर की संधि 1809। ध्यान रखिए। देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं। देखिए, अमृतसर की संधि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पर अमृतसर की संधि पर आधारित तौर पर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला चार्ल्स टी मेटकॉफ के बीच क्या हुआ था, हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, आपका 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले देखिए, पहला आपका इंग्लिश मिलेगा, उसके बाद आपका हिंदी क्वेश्चन होगा। देखिए, प्राचीन ग्रंथ मुद्रा राजराज की रचना किसने की थी, जो मगध चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आने का विवरण देता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विशाख दत्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, प्राचीन संस्कृति राजनीतिक थ्रिलर नाटक मुद्रा राक्षस गुप्त काल के दौरान विशाख दत्त द्वारा क्या शानदार ढंग से लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, अभी तक भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेट आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए, देखिए, पहला इंग्लिश है, तो हिंदी देखिए आपका यहाँ है। तो 3 नंबर प्रश्न आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइएगा कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसने जमींदारों को क्या है, राज्य और निश्चित राजस्व के भुगतान के अधीन भूमि का मालिक के रूप में मान्यता दी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में औपचारिक रूप से जमींदारों के भूमि के पूर्ण और वंशानुगत मालिक के रूप में मान्यता दी, जब तक कि वे अंग्रेजों के निश्चित राजस्व का भुगतान करते थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, पहले इंग्लिश मिलेगा, तो फिर यहाँ देखिए आप लोग। देखिए, ये हो गया आपका 4 नंबर प्रश्न। बताइए, 1916 में हस्ताक्षरित लखनऊ समझौते का एक महत्वपूर्ण परिमाण क्या था। बताइए, 1916 में क्या हस्ताक्षरित लखनऊ समझौते का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था। ध्यान रखिए ना, एक परिमाण क्या था, बताइए। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, एक परिमाण क्या था, तो राजनीतिक सुधार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ध्यान रखिएगा। देखिए, लखनऊ समझौता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक संयुक्त राजनीतिक समझौता था। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए, पहला आपका इंग्लिश होगा, उसके बाद आपका हिंदी होगा। आप बोलिएगा तो पाँचों ऑप्शन का, इस चारों ऑप्शन का हम सोल्यूशन आपको दे सकते हैं, लेकिन जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का सोल्यूशन सुनिएगा तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है। बताइए, क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत कौन सा देश था। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा देश था, तो आपका ये सिंगापुर थे। ध्यान रखिए, कौन सा थे आपका, सिंगापुर थे। देखिए, नवीनतम, देखिए हर क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया, उसके बाद आप लोग को इसका हम सोल्यूशन देंगे। देखिए, नवीनतम आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के शीर्ष स्रोत मुख्य रूप से सिंगापुर सफलतापूर्वक अपना स्थान बरकरार रखा था। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए, अगला 6 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, पहला देखिए आपका इधर इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका हिंदी देखिए यहाँ पे है। ध्यान रखिए। चलिए, इंग्लिश पे चलते हैं हम लोग। देखिए, भारत और किस देश के बीच अप्रैल 2026 में क्या, देखिए MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या बोल रहा, भारत और किस देश के बीच अप्रैल 2026 में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम और स्टार्टअप में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान में रखिएगा कौन सा किए गए थे, ध्यान रखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो कौन सा जो है दक्षिण कोरिया, हाँ दक्षिण कोरिया जो हो जाएगा। देखिए ध्यान में रखिए, देखिए भारत और दक्षिण कोरिया ने अप्रैल 2026 में क्या MSME और स्टार्टअप क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक ऐतिहासिक क्या है समझौता हस्ताक्षर किए गए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बताइए बिहार का कौन सा जिला झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जहाँ तक हमको लगता है एक एक क्वेश्चन करके छाँटिएगा तब मज़ा आ जाएगा। देखिए रोहतास आपका जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ बोला कौन नहीं करता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। गया आपका बिल्कुल झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। जमुई केमूर आपका सीमा साझा जो है सो झारखंड के साथ में आपको नहीं करता है, बाकी जमुई तो करवे करता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे है 8 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा संस्था ऐतिहासिक रूप से पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग के प्रमुख नीति दस्तावेज को मंजूरी देने वाला अंतिम क्या प्राधिकरण रूप में कार्य करती है। क्या बोल रहा है, भारत में कौन सी संस्था ऐतिहासिक रूप से पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग के प्रमुख नीति दस्तावेज को मंजूरी देने वाले अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, कार्य करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ऐतिहासिक रूप से योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने वाला सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकरण है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका पहले इंग्लिश होगा, उसके बाद आपका हिंदी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को क्या विनियमित करने के लिए भारत सरकार केंद्र ने अप्रैल 2026 में कौन सा नए नियम अधिसूचित किए हैं। बताइए ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारत सरकार केंद्र ने अप्रैल 2026 में कौन सा नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। तो कौन सा नियम अधिसूचित किए गए हैं, तो आपका ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 का संवर्धन और विनियम। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर इसका सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल हम बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2026 में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम, ध्यान दीजिए संवर्धन और विनियम 2026 को अधिसूचित किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए पहले इंग्लिश होगा, उसके बाद आपका हिंदी होगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर, ये बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 में क्या बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के विकास और कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी को 87 करोड़ का अनुबंध दिया है। बताइए करंट अफेयर्स भी आ रहा है। तो बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 में बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का विकास और कार्यान्वयन के लिए कंपनी को 87 करोड़ का अनुबंध दिया है। ध्यान रखिएगा, कंपनी को कितना 87 करोड़ का आपका अनुबंध दिया है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2026 को नोएडा स्थित क्या है कॉर्पोरेट इन्फेक्टेक प्राइवेट लिमिटेड CIPL को 87 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा भैया। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 16 अप्रैल 2026 को एक सेकंड रुकिए। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किए गए संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव था। मतलब कितनी करने का आपका प्रस्ताव था, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका था 44 करने का, आपका ध्यान में देखिए। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को आधिकारिक तौर पर बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 44 करने का प्रस्ताव करता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12। देखिए पहला तो भैया आपको इंग्लिश होगा, इतना नहीं समझिएगा कि इधर उधर हो गया है। बताइए, मार्च 2026 में भारत और पश्चिम समुद्र तट पर आयोजित एक क्या है, समन्वित तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सागर क्या है, सागर संरक्षण किस भारतीय निकाय द्वारा आयोजित किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया। मार्च 2026 में भारत के पश्चिम समुद्री तट पर आयोजित एक क्या समन्वित तटीय सुरक्षा अभ्यास क्या ऑपरेशन सागर आरक्षण किस भारतीय निकाय द्वारा आयोजित किया गया है? बताइए किस भारतीय के द्वारा आपका आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए ऑपरेशन सागर संरक्षण क्या है, तो मार्च 2026 में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा क्या सर्वाधीन पूर्वक आयोजित एक व्यापार और अत्यधिक तन्मय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इंग्लिश और हिंदी अलग अलग कर देता ना भैया, तो इसमें मज़ा आ जाता है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, डैश भारतीय राज्य असम की सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी है? देखिए भारतीय राज्य असम की सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी है, ध्यान रखिएगा, जल्दी बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, तो आपका हो जाएगा दिसपुर। ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, असम की सांस्कृतिक और प्रशासनिक राजधानी कौन सा है, तो आपका दिसपुर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख दीजिए दिसपुर, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसको क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ देखिए 14 नंबर प्रश्न है, सूची 1 है, सूची 2 में है। चलिए मिलान करना है, मिलान करके बताइए आप लोग। देखिए 52वां संशोधन ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका दल बदल विरोधी कानून से आपका संबंधित है। ध्यान में रखिए, कहाँ से आपका दल बदल विरोधी से। बताइए 61वां संशोधन, 61वां संशोधन आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 की गई है, ध्यान में रखिएगा। 80 में 73वां संशोधन, तो 73वां संशोधन आपका कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं, ध्यान रखिएगा। 4 में 86वां संशोधन, ये आपका जो बच गया है, तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न, चलिए बताइएगा। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 15 नंबर। बताइए एक भारतीय राज्य और भौतिक और संस्कृति भूगोल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। किसके बारे में, ध्यान दीजिए, भौतिक है और संस्कृति भूगोल के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिए। इसमें बताइए उपयुक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य वर्णन किया जा रहा है? बताइए किस राज्य का आपको वर्णन किया जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए किस राज्य का आपको वर्णन किया जा रहा है। देखिए किस राज्य का किया जा रहा है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, वह गुजरात का किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य का किया जा रहा है, गुजरात का। देखिए एक में आपका इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्या है, पेरिक्रोटोनिक रिफ्ट बेसिन है। इनकी विशेषता मौसमी खारे दलदल और बन्नी घास के मैदान में पशुपालन समुदाय है। रखिए दो में आपका इसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र विशिष्ट बेसाल्टिक प्रायद्वीपीय है, जो एक रेडियल जल निकासी पैटर्न प्रदर्शित करता है, जिसे ऐतिहासिक रूप से समुद्री व्यापार और रियासतों द्वारा क्या है, आकार दिया था। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपका गुजरात का। देखिए आपको व्याख्या कर रहा है इसमें, इसी पूर्वी मुख्य क्या भूभाग में प्रमुख पश्चिम और बहने वाली नदियाँ द्वारा निर्मित एक अत्यधिक उपजाऊ जोड़ क्षेत्र शामिल है, ध्यान रखिएगा। इसका किस राज्य का आपका वर्णन कर रहा है, तो आपका गुजरात का कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2026 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए किस रिजर्व में 5 वर्षीय संरक्षण योजना शुरू की है? तो 5 वर्षीय संरक्षण योजना शुरू की है, ध्यान रखिएगा। तो कौन किए हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए तमिलनाडु सत्यमंगलम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए, राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न देखिए आपका, राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किसे खुफिया या संगठन सुरक्षा संगठन जानकारी प्रदान करने से पूरी तरह छूट नहीं है, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को छोड़कर? ध्यान रखिएगा, इसको छोड़कर। इसका सही उत्तर आप क्या बताइएगा? तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, वहीं 19 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बताइए क्या है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा आपका समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका शिक्षा जो है सबका समवर्ती सूची में शामिल है भैया, ये तो आप सबको पता है। चलिए, 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है, स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य में मुख्यमंत्री क्या ग्रामोत्थान योजना 2026 किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए, किस राज्य में आपका शुरू की गई है? तो ध्यान रहे आपका, तो ये आपका गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को आधिकारिक तौर पर 2026 की शुरुआती में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा आनंद जिले के भद्रव गांव में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा भी है तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ के हमको माफ़ कर दीजिएगा, चाहे दोस्त समझ के आप लोग माफ़ कर सकते हैं। देखिए, अगला नंबर प्रश्न बताइए, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को पेश किया गया था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना? प्रस्तावना का आधार बना था, बताइए। तो ये आपका बना था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, योजना क्या है, 22 नंबर प्रश्न, योजना जो पूर्ववर्ती लाडली योजना का उत्पन्न संस्करण है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? बताइए क्या है? लाडली योजना उत्पन्न संस्करण है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई विद आई पहल शुरू की जो मुख्य रूप से क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है? क्या बोला, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई विद एआई पहल शुरू की है जो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू की गई है? तो बताइए कौन सा किया गया है? देखिए, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। ध्यान रखिए कौन किया है आपका? तो हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी 2026 को पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग पहल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला 24 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपके हाथ जोड़ते हैं आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? बताइए, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो अपन नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब किसके दौरान किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के आधारित तौर पर नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित हस्ताक्षरित किया गया था। ध्यान रखिएगा भैया। अगला 25 नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइएगा, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास का
द वाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? बताइए, द वाइट टाइगर लेखक आपका कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये है अरविंद अडिगा है। ध्यान रखिएगा, आपका द वाइट टाइगर का आपका कौन है? तो अरविंद अडिगा है। ध्यान रखिएगा लेखक उनका। 26 नंबर प्रश्न बताइए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? बताइए, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा? ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको कौन सा जोड़ा गया था? तो आपको कोंकणी जो भाषा आपका जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधिकारिक तौर पर 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कोंकणी थी, मणिपुरी और नेपाली थे। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा भैया। देखिए, प्रश्न नंबर 27 आपका क्या बोल रहा है? भारत वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? क्या बोल रहा है? वर्तमान भारत में 11 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें एक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आपका मैथिली जो है इसमें एक सेकंड रुकिए, मैथिली जो है इसमें एक आपका नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका डिफिनेशन सुनिएगा भैया, तो थोड़ा सा समझ में आता है कि मैथिली 8वीं अनुसूची के तहत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में इसे भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा भैया। सोल्यूशन अगर फिर से एक बार सुनना है तो थोड़ा सा वीडियो आप लोग पीछे कीजिए और सुन लीजिएगा, बताइएगा। देखिए, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 में प्रवासी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया है। इसने किस दशकों पुरानी संस्था का स्थान लिया है? बताइए, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 19 मार्च 2026 को प्रभावी क्या राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन किया है। इसने किस दशकों पुरानी संस्था का स्थान लिया है? ध्यान रखिए, किसके स्थान लिया है? सबको पता है आपका भैया, भारतीय दंत चिकित्सक परिषद का। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का डीपीएसपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियों से संपन्न करने का निर्देश देता है? बताइए, क्या है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियों से संपन्न करने का निर्देश देता है? क्या कहता है? निर्देश देता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही अनुच्छेद आपका कौन सा होगा? तो अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 40 स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए क्या पर्याप्त शक्तियां से संपन्न करने और उन्हें सक्रिय कदम उठाने का निर्देश देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, देखते हैं प्रश्न नंबर 30। देखिए, पहला तो आपका इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी आपको नीचे मिलेगा। देखिए, 30 नंबर प्रश्न आपका। देखिए, दिए गए अभिकथन ए। देखिए, अभिकथन ए में क्या है? कारण आर है। देखिए, अभिकथन ए में क्या है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या ये एक सही है? ध्यान रखिए। तो अभिकथन ए जो है सो आपका क्या है? चलिए बताइए। अभिकथन एक पूरी तरह से आपका बिल्कुल भैया सही है। कहाँ ठीक माना जाता है? अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में राज्यसभा के पास धन विधेयक में संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल सिफारिशें की जा सकती है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल जो है सो सही है। कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, ए और आर तो दोनों आपका सत्य है, लेकिन आर एक के सही व्याख्या आपका नहीं करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला इंग्लिश प्रश्न है, उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी प्रश्न नीचे है। ठीक है। मार्च 2026 में चर्चा में रहा ई चरक पोर्टल और मोबाइल ऐप मुख्य रूप से किसके बीच सूचना और व्यापार का आदान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो मार्च 2026 में चर्चा में रहा ई चरक पोर्टल और मोबाइल ऐप मुख्य रूप से किसके बीच सूचना और व्यापार का आदान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? ध्यान रखिए, डिजाइन आपका किया गया है। तो आपका
कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा देखिए औषधीय पौधा किसानों और खरीदारों के बीच, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में ई चरक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कहाँ देखिए आपका ध्यान रखिएगा ई चरक के बारे में। देखिए यहाँ पे ई चरक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सुन लीजिएगा तो फिर ठीक रहेगा। ये ई चरक जो है जब प्लेटफॉर्म विशेष रूप से औषधीय पौधों के किसानों, संग्रहों और खरीदारों के बीच क्या है निर्बाध व्यापार और सूचना विनिमय क्या कहता है कि सुविधा का डिजाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए 32 नंबर प्रश्न देखिए मुगल साम्राज्य की मानसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है, मुगल साम्राज्य के मानसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें देखिए यह एक संयुक्त नागरिक और सैन्य क्या है ग्रांडिंग प्रणाली थी जिनका उपयोग रैंक, वेतन और जिम्मेदारियों को तय करने के लिए किया जाता था। ये तो आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है जात रैंक ने कुलीन की व्यक्तिगत स्थिति निर्धारित की जबकि स्वार रैंक ने घुड़सवारों की संख्या तय की जो उन्हें बनाए रखा था, ध्यान में रखिएगा। दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में है किसी के मानस मनसबदार दिए गए पद और क्या जागीरें कड़ाई के वंशानुगत थी और उन्हें वंशजों के स्थानांतरित की जाती थी। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चार में आपका है मनसबदारों को नगद या नगदी या भू राजस्व जमींदारों के क्या है असाइनमेंट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता था, ध्यान रखिए। ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो एक सही है, दो सही है और चार सही है। किसके बारे में, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। मुगल साम्राज्य के मानसबदारी प्रणालियों के संबंध में कथन एक सही है, दो सही है और चार सही है, तीन आपका गलत है। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा 33 नंबर प्रश्न। देखिए INS तारागिरी, क्या INS तारागिरी F-41 इसे मार्च 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया का निर्माण किस स्वदेशी परियोजनाओं के तहत किया गया था। तो INS तारागिरी जिसे मार्च 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया का निर्माण किस स्वदेशी परियोजना के तहत किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो आपका प्रोजेक्ट 17 का ए के द्वारा किया गया था। कहाँ है, तो यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। बताइएगा क्या है उदंतपुरी जो बिहार के एक महत्वपूर्ण क्या मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय था की स्थापना किस सम्राट ने की थी। बताइए बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट ने किए थे। बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका गोपाल प्रथम किए थे। कौन किए थे आपको, तो गोपाल प्रथम किए थे। अगला नंबर प्रश्न बताइए पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। पटना के अंजुमन इस्माइलिया हॉल में पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। अगर किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो आपको 1934 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देख लीजिए कि उसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका हिंदी में, इंग्लिश तो ऊपर में था, ध्यान रखिएगा। देखिए पारंपरिक सिंचाई प्रणाली जिससे आहार पाइन के रूप में माना जाता है जिसमें से एक जलग्रह बेसिन और चैनलों का नेटवर्क शामिल है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। बताइए किस भारतीय राज्य में आपका प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका देखिए है बिहार में आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए 37वां प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नीचे आपका है 37वां प्रश्न। मतलब भारत की मौद्रिक नीति समिति क्या है, भारत की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। बताइए कौन सा कथन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए कौन सा कथन गलत है। ये में देखिए ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के संबंधित प्रावधानों के तहत गठित एक क्या है वैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पूछ रहा गलत है, ध्यान रखिएगा। अभी में इसे 6 सदस्य होते हैं जो समान रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक और केंद्र सरकार द्वारा नामित बाहरी विशेषज्ञों के बीच विभाजित होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें RBI गवर्नर के पास नीतिगत
दरों के संबंध में समिति के बहुमत फैसले को पलटने के लिए पूर्ण वीटो शक्ति है। ये भी आपका बिल्कुल ध्यान में रखिए, गलत है। इसमें बोला था भारत का मौद्रिक नीति समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी डी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, 38वां प्रश्न देख लीजिए। इसका देखिए क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय नदी प्रणाली की विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से हिमालय नदी प्रणाली की विशिष्ट विशेषता नहीं है। विशिष्ट विशेषता आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा। देखिए, निश्चित गैर स्थानांतरित पाठ्यक्रमों के साथ अत्यधिक स्थिर और संरचनात्मक रूप से नियंत्रित जल निकासी चैनल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे, ये 38 नंबर प्रश्न है आपका, ये निम्नलिखित में से किस मुगल स्मारक को भारत को पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित होने वाली क्रेटा ड्यूरा क्या जहाज तकनीकी के बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने वाली पहली संरचना होने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रेय होने का आपका दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए एकतामा दुल्ला का मकबरा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, इसका देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऊपर में तो इंग्लिश है, नीचे आपका हिंदी है। तो ये कथन एक है, कथन दो है। कथन एक में क्या, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 मुख्य रूप से क्या हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, क्या कथन एक आपका सही है, बताइए क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपको बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही। कथन दो में है, इस योजना का प्राथमिक फोकस भरी तो बुनियादी उद्योगों का तेजी विकास करना था। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही है लेकिन दो गलत है। देखिए एक सही है लेकिन दो गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 1960 है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता में हस्ताक्षरित की गई थी। बताइए 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता से हस्ताक्षरित की गई थी। बताइए किसकी मध्यस्थता से, वो दोनों क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा। देखिए ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर आधिकारिक तौर पर 19 दिसंबर 1960 को कराची में भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। विश्व बैंक ने 9 वर्षों की गहन बातचीत इस संधि सक्रिय के रूप में मध्यस्थता की। संधि ने भारत में 3 पूर्व नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पर पाकिस्तान को तीनों पश्चिम नदियों क्या है सिंधु, झेलम और चिनाब का पूर्ण नियंत्रण दिया था। ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1926 में क्या दलित वर्गों की नैतिक और भौतिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए क्या बहिष्कृत क्या हितकारिणी सभा का स्थापना की। बताइएगा 42 नंबर प्रश्न आपका क्या है। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1924 में दलित वर्गों की नैतिक और भौतिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना की। हितकारिणी की आपका सभा की, तो आपका कौन किया था, तो आपको बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन इसका आंसर सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, बहिष्कृति के हितकारिणी सभा की आधिकारिक सभा क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा 20 जुलाई 1924 को बम्बई में की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, तो भारत में औद्योगिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना भाव्या का पूर्ण रूप क्या है। तो भाव्या का पूर्ण रूप क्या है, भाव्या का पूर्ण रूप आपका है भारत हाई वैल्यू क्या है मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखिए 44 नंबर प्रश्न है। देखिए उमियम झील एक प्रमुख जलाशय और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे स्थानीय रूप से क्या बारापानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए निम्नलिखित में से आपका किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है। देखिए उमियम झील एक प्रमुख जलाशय और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे स्थानीय रूप से
क्या बारापानी के नाम से जाना जाता है? तो ये किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपका मेघालय राज्य में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अरे यार, यहाँ पढ़ भी नहीं किए हैं। देखिए, क्या कार्बिलन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बिलन किस खेल से संबंधित? तो महिला टेबल टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिए। कहाँ महिला टेबल टेनिस से? आपको ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, अगला 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। बताइए, समुद्री ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? समुद्री ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बताना कि कौन सा कथन आपका गलत है। ध्यान रहे, कौन सा कथन आपका गलत है। कथन एक में देखिए, स्प्रिंग ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये तो आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है, क्या नीप ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण होते हैं। बिल्कुल सही है। तीन में, ज्वार मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल तीन आपका बिल्कुल गलत है। बोला कौन सा कथन गलत है? किसका बारे? समुद्री ज्वार के बारे में। ध्यान रखिए, तो कथन तीन आपका गलत है, इसीलिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका ए आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, क्योंकि तीन आपका बिल्कुल गलत है। 47वां प्रश्न देख लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में इसका चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 में क्या संगठन, सूची 2 में क्या मुख्यालय? संगठन है और मुख्यालय है, मिलान करते हैं। देखिए, ए में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपको हो जाएगा लंदन। तो मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है, ध्यान रखिएगा। बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो इनका मुख्यालय आपका ध्यान में रखिएगा, आपका कहाँ है? नैरोबी केन्या में है, ध्यान रखिएगा, नैरोबी केन्या में। बताइए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय आपका हैंग, नीदरलैंड में है। डी में है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय आपका क्या वेसल है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा जगह? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमको तो याद था भैया, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चलिए, इसका देखते हैं हिंदी नंबर प्रश्न नीचे होगा। बताइए, देखिए, अभिकथन एक है, कारण आर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभिकथन एक में प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन के लिए सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, निर्भर करता है, जो कि अभिकथन एक आपका बिल्कुल ध्यान रखिएगा सही है। अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, कृषि, खनन और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक उत्पादकत्वों का सीधा निष्कर्षण शामिल होता है। ध्यान रखिए, ये भी आपको बिल्कुल क्या है? ये भी आपको बिल्कुल गलत है। सॉरी भैया, ये भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान, बिल्कुल सही है। देखिए, ए और अभिकथन ए है, कारण आर तो दोनों आपका सही है, ध्यान रखिएगा। और आर जो है सो अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, 49 नंबर प्रश्न वहाँ देख लीजिए। चलिए, इसका देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा सा कट गया था भैया। ये क्या है? भारत में मखाना उत्पादक में बिहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्नलिखित में से मखाना के लिए क्या राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है? तो सबको पता है आपका दरभंगा में स्थित है। कहाँ दरभंगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए, 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए इंग्लिश में। देखिएगा, हिंदी प्रश्न इसका नीचे है। बताइए, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस प्रभाव का सही तंत्र की व्याख्या करता है? बताइए, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह पर ग्रीन हाउस प्रभावी का सही तंत्र की व्याख्या करता है? ध्यान रखिए, सही तंत्र का व्याख्या कौन करता है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस शॉर्ट वेव और विकिरण को गुजरने देती है, लेकिन लौटते हुए क्या है, लॉन्ग वेव इन्फ्रारेड विकिरण को रोककर पुनः उत्सर्जित करती है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन के अभी हो गया भैया। अब आता है यहाँ से मैथ का। मैथ को देखिए भैया, आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं।
ध्यान रखिएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मैथ का देखिएगा तो मैथ को आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बताइएगा मैथ में आपका कितना नंबर आ रहा है। 52 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न का भी देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है, अगर बनाइएगा तो देखिए कितना बढ़िया से बन जाएगा। तो एक सेकंड रुपये बनाइए देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी होगा। आप लोगों को पता है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। देखिए ए स्क्वायर तो कितना है आपका? देखिए 31.5 का आपका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18.5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 18.5 का आपका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्क्वायर हो जाए तो कितना हुआ? देखिए ए इतना हो जाएगा, तो देखिए 31, एक सेकंड हो जाए, 31.5 प्लस 18.5, इसको इंटू कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए माइनस में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद देखिए अभी क्या आता है? 31.5 माइनस 18.5 ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद हो जाएगा आपका कितना? इसको अगर यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 50 × 13, 50 × 13 बराबर कितना हो जाएगा? 650। 650 कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होगा। ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 54 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 दिन। 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 484। 56 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा मैथ में आपका कितना नंबर आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा एक बार। 58 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश में मारते हैं चाहे हिंदी में मारते हैं, बात उतने पड़ता है भैया। 60 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5:7। 61 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 65 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग बताइएगा मैथ में आपका कितना नंबर आ रहा है? 65 का आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 66 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का आंसर आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? तो 68 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथ को हम कंप्लीट करा लेंगे भैया, उसके बाद हम कल देखेंगे पार्ट 2। बताइए 59 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 70 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 70 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग बताइएगा लास्ट में आपका कितना नंबर मैथ में आ रहा है। देखिए अगला देखिए 71 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 का आपका सही 73 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 6। 74 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 300 मीटर। देखिए 75 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1। ध्यान रखिएगा। वीडियो देखिए भैया, आज का हो गया समाप्त। कल देखेंगे हम लोग यहाँ साइंस से। ध्यान रखिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।